यू आर नॉट हु यू थिंक यू आर। मिस्टर ओबेरॉय के ये शब्द पार्क की शाम में एक पत्थर की तरह ठहर गए। एक पल के लिए अर्जुन को लगा जैसा उसके कानों ने उसे धोखा दिया है। उसके चारों तरफ की दुनिया अचानक से खामोश हो गई। उसके टूटे हुए दिल के किसी अंधेरे कोने में एक नामुमकिन सी उम्मीद ने सर उठाया। क्या यह सच हो सकता है? लेकिन अगले ही पल पिछले कुछ हफ्तों की जिल्लत, बेइज्जती और धोखे की यादें एक लहर की तरह लौटीं और उस छोटी सी उम्मीद को बहा कर ले गईं। उसके चेहरे पर हैरानी की जगह एक बहुत ही गहरी, ठकी हुई कड़वाहट ने ले ली। वो हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जो खुशी से नहीं बल्कि हद से ज्यादा दर्द से पैदा होती है। एक ऐसी हंसी जिसमें आंसुओं से ज्यादा बेबसी थी। वाह, उसने एक धीमी सरगोशी में कहा। वाह मिस्टर ओबेरॉय, मान गया। ये वाला झूठ अब तक का सबसे अच्छा था। मिस्टर ओबेरॉय उसकी इस अजीब प्रतिक्रिया को खामोशी से देखते रहे। आपको सच में लगता है कि मैं इस कहानी पर विश्वास कर लूंगा? अर्जुन ने अब उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी दया थी, जैसे वो मिस्टर ओबेरॉय को एक पागल इंसान समझ रहा हो। मिस्टर ओबेरॉय, मेरी सच्चाई वो नहीं है जो आपके कागजों पर लिखी होगी। मेरी सच्चाई मेरे इन हाथों में है। उसने अपने दोनों हाथ मिस्टर ओबेरॉय के आगे कर दिए। उन पर मेहनत के निशान थे, कालक के दाग थे। ये देखिए, उसने कहा, इन्हें गौर से देखिए। इसमें तेल है, ग्रीस है, सालों की मेहनत की जिद है। ये एक वारिस के हाथ नहीं है मिस्टर ओबेरॉय, ये एक मैकेनिक के हाथ हैं, एक बदकिस्मत मैकेनिक के। उसका लहजा अब और तीखा हो गया। मेरी सच्चाई उस पार्टी में थी जहां मीरा के बाप ने पूरी दुनिया के सामने मुझे एक नोबडी कहा था। मेरी सच्चाई उस महंगे लाउंज में थी जहां एक मैनेजर ने मुझे मेरे कपड़ों की वजह से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। मेरी सच्चाई उस बाजार में थी जहां मेरे अपने खानदान के लड़के, मेरे कजिन विक्रम ने मेरी गरीबी का तमाशा बनाया था। यही मेरी सच्चाई है, यही मेरी औकात है जो इस दुनिया ने मुझे दी है। आप इस सच्चाई को एक झूठी कहानी से कैसे बदल सकते हैं? वो अब ओबेरॉय पर सीधा आरोप लगा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। मैं समझ गया, आप बहुत बड़े कलाकार हैं। विक्रम तो आपके सामने कुछ भी नहीं। उसने तो मुझे सिर्फ जलील किया, लेकिन आप तो मुझे झूठी उम्मीद देकर सपनों का एक आसमान दिखाकर वहां से नीचे पटकना चाहते हैं, ताकि मैं इस बार मर ही जाऊं, ताकि मेरे अंदर जीने की कोई चाह ही ना बचे। यही है ना आपका प्लान? अर्जुन अपने ही दर्द और शक के बनाए हुए जाल में फंसता जा रहा था। उसके लिए इस बात पर विश्वास करना ज्यादा आसान था कि दुनिया उससे नफरत करती है, बनिस्बत इसके कि वो इतना खास हो सकता है। उसका ये पूरा गुस्से भरा भाषण सुनकर भी मिस्टर ओबेरॉय के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। वो एक पत्थर की मूरत की तरह शांत खड़े रहे। उन्होंने अर्जुन को अपना सारा जहर, सारा गुस्सा, सारी निराशा बाहर निकलने दी। जब अर्जुन हांफने लगा, उसकी आवाज थककर बैठ गई, तब मिस्टर ओबेरॉय ने बोलना शुरू किया। तुम्हारी सच्चाई वो है जो लोगों ने तुम्हें बताई है अर्जुन। तुम्हारी सच्चाई वो है जो तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हारे दिमाग में एक जहर की तरह भर दी है, और तुमने उस जहर को अमृत समझकर पी लिया है। मैं यहां तुम्हें वो सच बताने आया हूं जो तुमसे छुपाया गया था। वो एक कदम आगे बढ़े। ये हाथ जिन्हें तुम आज अपनी जिल्लत और अपनी औकात समझ रहे हो, ये हाथ ही तुम्हारी विरासत हैं। तुम्हारे पिता राजेंद्र शर्मा ने भी अपनी शुरुआत एक छोटे से गराज से ही की थी। उनके हाथ भी हमेशा ग्रीस और तेल से सने रहते थे, लेकिन उन्होंने इन्हीं हाथों से शर्मा इंडस्ट्रीज का साम्राज्य खड़ा किया था। ये तुम्हारी मेहनत, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं अर्जुन, ये तुम्हारी विरासत का सबसे बड़ा, सबसे जिंदा सबूत है। मिस्टर ओबेरॉय की बातों ने अर्जुन के गुस्से को थोड़ा कम किया, लेकिन उसके शक को नहीं। वो थक चुका था इन भारी बातों से, इस नई पहचान से, इस अनजानी लड़ाई से। मुझे कुछ नहीं सुनना, उसने एक हारी हुई आवाज में कहा। यह सच हो या झूठ, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत थक गया हूं मिस्टर ओबेरॉय। मैं बस अब शांति चाहता हूं। यह कहकर वो आखिरी बार मुड़ा। उसने फैसला कर लिया था, वो इस पागलपन से दूर चला जाएगा। वो अपनी उसी टूटी हुई जिंदगी में वापस चला जाएगा, क्योंकि कम से कम वो तो उसकी अपनी तो थी। लेकिन इस बार भी मिस्टर ओबेरॉय ने उसे रोका नहीं। उन्होंने बस पीछे से एक ऐसा सवाल पूछा जिसने अर्जुन के कदमों को वहीं रोक दिया। अपने पिता के लिए भी नहीं? उनकी आवाज हल्की थी, लेकिन उसमें एक ऐसी ताकत थी जो अर्जुन की पीठ में चुभ गई। जिस आदमी ने तुम्हारी हिफाजत के लिए अपने कातिलों को अपनी दौलत पर ऐश करने दिया, जिसने अपनी वसीयत को 16 साल तक इसलिए बंद रखा ताकि उसका बेटा महफूज रह सके, जिसे तुम्हारे अपने चचा ने दौलत के लालच में धोखे से मार दिया। अर्जुन रुका रहा।
उसकी पीठ अब भी ओबेरॉय की तरफ थी, लेकिन उसके कान उनके हर लफ्ज को सुन रहे थे। मिस्टर ओबेरॉय ने आखिरी वार किया। क्या तुम उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं देना चाहोगे? क्या तुम उनके कातिलों को, अपने पिता के कातिलों को, ऐसे ही आजाद घूमने दोगे? ये सवाल अर्जुन के दिल और दिमाग दोनों पर जाकर लगा। उसने अब तक सिर्फ अपने दर्द, अपनी बेइज्जती के बारे में सोचा था, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। ये उसके पिता के अन्याय का सवाल था। उसकी अपनी पहचान, उसके अपने दुख अब उसे एक बड़े मकसद के सामने छोटे लगने लगे थे। वो एक बेटे का फर्ज कैसे भूल सकता था? वो अपने पिता के कातिलों को ऐसे ही कैसे माफ कर सकता था? वो अभी भी डरा हुआ था, अभी भी टूटा हुआ था, लेकिन अब उसके पास ना कहने का कोई जवाब नहीं था। अपने पिता के कातिलों को ऐसे ही आजाद घूमने दोगे? मिस्टर ओबेरॉय का यह आखिरी सवाल अर्जुन के दिल और दिमाग दोनों पर एक हथौड़े की तरह लगा। उसने अब तक सिर्फ अपने जख्मों के बारे में सोचा था, अपनी बेइज्जती, अपना टूटा हुआ दिल, अपनी बर्बादी। लेकिन ये उसके अकेले का दर्द नहीं था, ये उसके पूरे परिवार का दर्द था। एक ऐसे पिता का अन्याय जिसका चेहरा भी उसे ठीक से याद नहीं था, एक ऐसी मां की कुर्बानी जिसका अब कोई नामो निशान नहीं था। उसका फर्ज था, एक बेटे का फर्ज। उसके अंदर का डर अभी भी जिंदा था, लेकिन उस डर से ऊपर अब एक नया गहरा एहसास जाग रहा था, कर्तव्य का एहसास। उसने अपनी झुकी हुई नजरें उठाईं। उनमें अब वो पहले वाली बेबसी नहीं थी, उनमें एक ठंडी पथरीली शांति थी, एक फैसला था। ये कहानी जब अर्जुन के लिए एक नया मोड़ ले रही थी, तब उसी शहर के एक दूसरे कोने में एक और कहानी अपनी रफ्तार से चल रही थी। नोएडा के एक चमचमाते कोवर्किंग स्पेस में रात के 10 बज रहे थे। पूरा ऑफिस खाली हो चुका था, लेकिन एक छोटे से कैबिन की लाइट अभी भी जल रही थी। उसके अंदर एक लड़की, जिसका नाम साक्षी था, अपने लैपटॉप पर झुकी हुई थी। उसके आसपास कॉफी के खाली कप्स और कागजों का ढेर लगा हुआ था। उसकी आंखें थकान से लाल थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी जिद, एक जुनून साफ दिख रहा था। साक्षी एक बहुत ही होशियार और मेहनती लड़की थी। उसने अपने कॉलेज के दिनों से ही एक सपना देखा था, अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने का, और उसने वो सपना पूरा भी किया। उसने फिन ईजी नाम की एक छोटी सी फिनटेक कंपनी शुरू की थी, जिसका मकसद छोटे छोटे व्यापारियों को आसान डिजिटल उधार प्रदान करना था। उसका आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन आइडियाज को हकीकत बनाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, और साक्षी इस वक्त उसी पैसे की कमी से जूझ रही थी। नहीं मिस्टर वर्मा, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मुझे बस 2 महीने की और मोहलत दे दीजिए। हमारे ऐप का बीटा वर्जन लॉन्च होने वाला है, आपको रिजल्ट्स जरूर दिखेंगे। सॉरी साक्षी, दूसरी तरफ से एक ठंडी बिजनेस लाइक आवाज आई। मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल, हम और रिस्क नहीं ले सकते। वी आर पुलिंग आउट आवर फंडिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। फोन कट गया। साक्षी ने फोन टेबल पर पटक दिया। उसकी आंखों के कोने में आंसू आ गए। ये इस हफ्ते का तीसरा इन्वेस्टर था जिसने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। उसके पास अब ऑफिस का रेंट देने के और अपने 2 एम्प्लॉयज को सैलरी देने के भी पैसे नहीं बचे थे। उसका सालों का देखा हुआ सपना उसकी आंखों के सामने टूटकर बिखर रहा था। अपने स्टार्टअप को जिंदा रखने के लिए वो दिन में एक प्राइवेट बैंक में पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। उसकी पूरी जिंदगी सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक बस काम और काम में ही निकल जाती थी। उसने थककर अपने सर को हाथों में थाम लिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने दिमाग को शांत करने के लिए उसने अपना फोन उठाया और बेमकसद गैलरी में पुरानी तस्वीरें देखने लगी। स्क्रॉल करते करते उसकी नजर एक तस्वीर पर आकर रुक गई। ये उसके कॉलेज के आखिरी साल की ग्रुप फोटो थी। सभी दोस्त हंस रहे थे, चहक रहे थे। उसकी नजर भीड़ में एक कोने में खड़े एक शांत से लड़के पर पड़ी। अर्जुन। ये नाम सोचते ही साक्षी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अर्जुन शर्मा। वो उसकी ही क्लास में था। हमेशा सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठता था। बहुत कम बोलता था, लेकिन जब भी बोलता था उसके जवाब में एक ऐसी गहराई, एक ऐसी समझदारी होती थी कि बड़े बड़े प्रोफेसर्स भी हैरान रह जाते थे। साक्षी को याद था, वो दिखने में बहुत ही साधारण था। उसके कपड़े हमेशा पुराने और फीके होते थे, जैसे वो किसी बहुत गरीब परिवार से हो, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी तेजी थी। साक्षी को एक सीन याद आया। फाइनल एग्जाम से पहले क्लास का सबसे मुश्किल टॉपिक चल रहा था। कोई भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा था। तब अर्जुन ने बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप आगे बढ़कर ब्लैक बोर्ड पर उस प्रॉब्लम को 3 अलग अलग आसान तरीकों से सॉल्व कर दिया था। पूरी क्लास और प्रोफेसर उसे देखते रह गए थे। उस दिन साक्षी समझ गई थी कि यह लड़का मामूली नहीं है। पता नहीं अर्जुन आजकल कहां होगा।
इतना इंटेलिजेंट लड़का था, जरूर किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पर काम कर रहा होगा। अच्छा ही है। साक्षी इस बात से अनजान थी कि जिस इंसान के सुनहरे भविष्य की वो कल्पना कर रही थी, वो इंसान इस वक्त सड़कों पर जिल्लत की जिंदगी जी रहा था। उधर मिस्टर ओबेरॉय के ऑफिस में अर्जुन ने आखिरकार अपना फैसला ले लिया था। उसने मिस्टर ओबेरॉय के उस आखिरी सवाल का जवाब अपनी खामोशी से, अपनी आंखों में जागी हुई नई आंख से दे दिया था। वो लड़ेगा अपने पिता के लिए। मिस्टर ओबेरॉय उसकी इस खामोश हामी को समझ गए। ठीक है अर्जुन, तो शुरुआत करते हैं। तुम्हारा पहला कदम है यहां से निकलकर उस महफूज घर में जाना जिसकी चाबी मैंने तुम्हें दी है। आज रात वहां आराम करो, नहा धोकर ठीक से सो जाओ। अपने दिमाग को, अपने शरीर को इस नई सच्चाई के लिए, इस लंबी लड़ाई के लिए तैयार करो। मैं कल सुबह तुमसे वहीं मिलूंगा। उन्होंने अर्जुन को उस घर का एड्रेस और टैक्सी के लिए कुछ जरूरी पैसे दिए। इस बार अर्जुन ने वो पैसे लेने से मना नहीं किया, क्योंकि अब वो जानता था ये भीख नहीं बल्कि उसकी आने वाली जंग के लिए पहला जरूरी संसाधन था। अगले दिन साक्षी अपने बैंक वाले ऑफिस में बैठी थी। रात भर ना सोने की वजह से उसका सर फट रहा था। तभी उसके मैनेजर ने उसके टेबल पर एक मोटी सी फाइल रखी। साक्षी, ये एक नया लोन एप्लीकेशन है, एक टेक स्टार्टअप का। इसकी सारी पेपरवर्क चेक करके प्रोसेस कर दो, अर्जेंट है। साक्षी ने थकी हुई आंखों से फाइल खोली। उसके डर ने हकीकत का रूप ले लिया। फ्यूचर नेक्स्ट सॉल्यूशंस ने एक बहुत बड़े बिजनेस लोन के लिए अप्लाई किया था और फाइल के आखिर में उसने देखा कि लोन का अप्रूवल प्रोसेस लगभग पूरा हो चुका था और उसे अप्रूव करने वाले सीनियर मैनेजर का नाम मिस्टर वर्मा था। वही मैनेजर जो करप्शन के लिए पूरे बैंक में बदनाम था। साक्षी समझ गई, अंकित ने मिस्टर वर्मा को रिश्वत देकर ये लोन अप्रूव करवा लिया था। अगर अंकित को ये लोन मिल गया तो वो उस पैसे से मार्केट में इतना डंपिंग करेगा कि साक्षी की छोटी सी गरीब सी कंपनी फिनिजी 2 हफ्ते भी नहीं टिक पाएगी। उसका सपना, उसकी सालों की मेहनत, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एक करप्ट सिस्टम उसके सपनों को कुचलने के लिए पूरी तरह से तैयार था और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। सुबह जब अर्जुन की आंख खुली तो एक पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। सीमेंट के ठंडे पाइप की जगह है उसके नीचे एक नरम गद्दे का एहसास था। सर के ऊपर पंखा चल रहा था और कमरे में सुबह की हल्की रोशनी आ रही थी। फिर उसे धीरे धीरे पिछला दिन याद आया। मिस्टर ओबेरॉय, वो सच्चाइयां जो पहाड़ की तरह उस पर आ गिरी थीं, और ये नया अनजान सा घर। वो उठा। उसने देखा पास की कुर्सी पर एक नए कपड़ों का जोड़ा रखा हुआ था, एक साधारण सी जीन्स और टी शर्ट। बाथरूम में नया साबुन और तौलिया भी था। मिस्टर ओबेरॉय ने हर छोटी चीज का ख्याल रखा था। अर्जुन ने बरसों बाद एक प्रॉपर बाथरूम में गर्म पानी से नहाया। पानी उसके जिस्म से मैल और थकान ही नहीं, बल्कि उसके ऊपर से उस बेचारे लाचार अर्जुन की परछाई को भी धो रहा था। जब वो नए कपड़े पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसे अपना ही चेहरा थोड़ा अलग लगा। आंखें अभी भी उदास थीं, लेकिन उनमें अब वो बेबसी वाली खामोशी नहीं थी। उसकी जगह एक अजीब सी उलझन और हजारों सवाल थे। ठीक 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मिस्टर ओबेरॉय थे। आज उनके हाथ में ब्रीफकेस के साथ साथ एक थर्मस और कुछ पैकेट्स भी थे। मैंने सोचा बात करने से पहले नाश्ता कर लेना जरूरी है, उन्होंने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा और टेबल पर इडली सांभर के पैकेट और गरम कॉफी का थर्मस रख दिया। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस उनके साथ नाश्ता करने बैठ गया। वो चुपचाप खा रहा था, लेकिन उसका दिमाग एक तूफान से गुजर रहा था। आखिरकार उससे रहा नहीं गया। मिस्टर ओबेरॉय, उसने कहा, मैं सारी रात सो नहीं पाया। मेरे दिमाग में बस वही सब घूम रहा है। मेरे पिता, शर्मा इंडस्ट्रीज, ये सब इतना बड़ा है कि मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा। मिस्टर ओबेरॉय ने कॉफी का एक घूंट भरा। विश्वास करने के लिए उस सच को पूरी तरह से जानना जरूरी है अर्जुन। क्या तुम तैयार हो अपने पिता की कहानी सुनने के लिए? अर्जुन ने हां में सर हिला दिया। वो दोनों नाश्ता खत्म करके उस स्टडी रूम में आ गए जहां राजेंद्र शर्मा का पोर्ट्रेट लगा हुआ था। मिस्टर ओबेरॉय उस पोर्ट्रेट के सामने कुछ देर खामोश खड़े रहे, जैसे अपने पुराने दोस्त को याद कर रहे हों। फिर वो कुर्सी पर बैठे और उन्होंने कहानी शुरू की। तुम्हारे दादाजी जगदीश शर्मा एक बहुत ही ईमानदार स्कूल मास्टर थे। उनके 2 बेटे थे, बड़ा राजेंद्र और छोटा रमेश। राजेंद्र शुरू से ही अलग था। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे रहते,
राजेंद्र पुरानी खराब चीजों को खोलकर उन्हें ठीक करने में लगा रहता। उसका दिमाग नहीं, एक मशीन चलती थी। उसके हाथ में जादू था। जब वो बड़ा हुआ तो उसने एक छोटा सा बैंक लोन लेकर गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में एक छोटी सी वर्कशॉप खोली। दिन रात एक करके उसने मेहनत की। उसका काम इतना अच्छा था, उसकी ईमानदारी इतनी पक्की थी कि देखते ही देखते उसकी छोटी सी वर्कशॉप एक बड़ी फैक्ट्री में बदल गई। और फिर उसने शर्मा इंडस्ट्रीज की नींव रखी। मिस्टर ओबरॉय की आंखों में अपने दोस्त के लिए गर्व साफ झलक रहा था। वो सिर्फ एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं थे अर्जुन, वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। वो हमेशा कहते थे कि कंपनी एक परिवार की तरह होती है और हर कर्मचारी उस परिवार का हिस्सा है। उन्होंने अपने वर्कर्स के लिए घर बनवाए, उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाया। लोग उन्हें मालिक नहीं, अपना बड़ा भाई मानते थे। अर्जुन अपने पिता की इस छवि को अपने दिमाग में बसा रहा था। और दूसरी तरफ था रमेश। मिस्टर ओबरॉय की आवाज थोड़ी सख्त हो गई। उसे शुरू से ही मेहनत करना पसंद नहीं था। उसे बस ऐश और आराम और दौलत चाहिए थी। राजेंद्र ने उसे भी कंपनी में एक बहुत अच्छा पद दिया, मार्केटिंग हेड बनाया। लेकिन रमेश की नजर हमेशा उस कुर्सी पर थी जो राजेंद्र की थी। धीरे धीरे उसने कंपनी के अंदर अपने जैसे लालची लोगों का एक ग्रुप बना लिया। वो छोटी मोटी हेराफेरी करता रहता, लेकिन राजेंद्र अपने छोटे भाई पर इतना विश्वास करते थे कि उन्होंने कभी उस पर शक नहीं किया। फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। मिस्टर ओबरॉय की आवाज अब भारी हो गई थी। एक बहुत बड़ी अमेरिकन कंपनी के साथ एक डील होनी थी। राजेंद्र एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी लाना चाहते थे जो इस देश में आम आदमी के लिए क्रांति ला सकती थी। लेकिन रमेश और उसके साथी उस अमेरिकन कंपनी के साथ मिलकर एक ऐसी करप्ट डील करना चाहते थे जिससे कंपनी को नुकसान होता, पर उनकी जेब में करोड़ों रुपए आते। राजेंद्र को जब इस साजिश का पता चला तो वो आग बबूला हो गए। बोर्ड मीटिंग में बहुत बहस हुई। उन्होंने साफ कह दिया, मैं जिंदा रहते हुए अपने देश और अपने कर्मचारियों के साथ ये गद्दारी कभी नहीं होने दूंगा। मिस्टर ओबरॉय एक पल के लिए रुके, जैसे अगले शब्द कहने के लिए हिम्मत जुटा रहे हों। उस बोर्ड मीटिंग के ठीक 2 दिन बाद रात को फैक्ट्री के रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग में आग लग गई। वही विंग जहां राजेंद्र अक्सर देर रात तक अकेले काम करते थे। पूरे शहर में खबर फैला दी गई कि एक शॉर्ट सर्किट की वजह से भयंकर हादसा हो गया और राजेंद्र शर्मा उस हादसे में मारे गए। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। लेकिन मैं जानता था, मिस्टर ओबरॉय ने कहा, उस आग ने सिर्फ आर&डी विंग को नहीं, सच्चाई को भी जलाने की कोशिश की थी। अर्जुन, जिसकी आंखों में अब नफरत की आग जल रही थी, उसने पूछा, सबूत? इस साजिश का कोई सबूत है आपके पास? पुलिस ने उस वक्त इन्वेस्टिगेशन नहीं की? मिस्टर ओबरॉय के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी अर्जुन, पर जब जांच करने वाले ही साजिश का हिस्सा हों तो इंसाफ की उम्मीद कैसे की जा सकती है? सारे सबूत मिटा दिए गए। जो गवाह थे उन्हें या तो खरीद लिया गया या फिर हमेशा के लिए चुप करा दिया गया। यह सुनकर अर्जुन के चेहरे पर निराशा छा गई। तो इसका मतलब हम अब कुछ साबित नहीं कर सकते? मैंने ये नहीं कहा कि हम कुछ साबित नहीं कर सकते, मिस्टर ओबरॉय ने कहा, और उनकी आंखों में एक अजीब सी तेज चमक आ गई। रमेश ने सोचा उसने हर सबूत नष्ट कर दिया, लेकिन वो एक चीज नष्ट करना भूल गया। उन्होंने अपने ब्रीफकेस की तरफ इशारा किया। तुम्हारे पिता बहुत समझदार थे। उन्हें अंदाजा हो गया था कि उनके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। इसलिए अपनी मौत से कुछ महीने पहले ही उन्होंने चुपके से एक पर्सनल डायरी लिखनी शुरू कर दी थी। डायरी, ये एक शब्द अर्जुन के लिए एक नई उम्मीद की किरण की तरह था। एक ऐसी डायरी, मिस्टर ओबराय ने आगे कहा, जिसमें उन्होंने हर उस साजिश, हर उस डर, हर उस इंसान का जिक्र किया था जिस पर उन्हें शक था। उनके अपने शब्दों में लिखी हुई उनकी अपनी सच्चाई। डायरी, ये एक शब्द अर्जुन के टूटे हुए दिल के लिए एक उम्मीद की किरण की तरह था। एक ऐसी उम्मीद जो उसे अचानक अंधेरे में रोशनी दिखा गई। उसके पिता के अपने शब्द, उनकी अपनी लिखी हुई सच्चाई, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता था? वो बेसब्री से अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। कहाँ है वो डायरी मिस्टर ओबेरॉय? मुझे उसे अभी पढ़ना है, प्लीज। उसे लगा जैसे उस डायरी में उसके हर सवाल का, उसके हर जख्म का जवाब बंद है। मिस्टर ओबेरॉय ने उसकी बेचैनी को देखा। उन्होंने हाथ उठाकर उसे शांत रहने का इशारा किया। सबर अर्जुन, सबर। वो डायरी तुम्हें जरूर मिलेगी, तुम उसे पढ़ोगे भी,
लेकिन उससे पहले एक बहुत ही जरूरी सच है जिसे सिर्फ अपने कानों से सुनना नहीं बल्कि अपनी रूह से कबूल करना होगा। जब तक तुम उस सच को, अपनी उस नई पहचान को पूरी तरह से अपनाओगे नहीं, तब तक तुम इस डायरी के शब्दों का बोझ नहीं उठा पाओगे। अर्जुन उनकी बात से थोड़ा उलझ गया। नई पहचान? कैसी नई पहचान? मिस्टर ओबेरॉय कोई जवाब दिए बिना अपनी कुर्सी से उठे। वो धीरे धीरे चलकर उस स्टडी रूम में लगी राजेंद्र शर्मा की बड़ी सी तस्वीर के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने कुछ पल खामोशी से अपने उस दोस्त के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा, फिर वो अर्जुन की तरफ पलटे। यह आदमी अर्जुन, उन्होंने तस्वीर की तरफ इशारा किया, सिर्फ तुम्हारे पिता नहीं थे, अपने आप में वो एक राजा थे। एक ऐसे राजा जिन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से मिट्टी से एक पूरा साम्राज्य खड़ा किया था। उस साम्राज्य का नाम है शर्मा इंडस्ट्रीज। मिस्टर ओबेरॉय अब अर्जुन की तरफ बढ़े। उनकी आंखों में एक ऐसी गंभीरता थी जैसे वो कोई बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हों। मुझे बताओ अर्जुन, जब एक राजा इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी गद्दी पर, उसके तख्त पर कौन बैठता है? ये सवाल कमरे की खामोशी में गूंजता रहा। अर्जुन ने धीरे से कहा, उसका वारिस, उसका बेटा। बिल्कुल सही। मिस्टर ओबेरॉय की आवाज में एक वजन आ गया। वो विरासत, वो साम्राज्य, वो गद्दी, वो सब कुछ कानूनी तौर पर हक से और धर्म से सिर्फ एक ही इंसान का है। वो अर्जुन के बिल्कुल सामने आ खड़े हुए। उन्होंने अपनी तेज नजरें अर्जुन की आंखों में गाड़ दीं, जैसे वो ये सच उसकी रूह में उतार देना चाहते हों। तुम उस साम्राज्य के खोए हुए शहजादे हो अर्जुन। यू आर द लॉस्ट एयर ऑफ शर्मा इंडस्ट्रीज। वारिस, एयर, शहजादा, ये शब्द अर्जुन के ऊपर एक पहाड़ की तरह आ गिरे। उसने ये सच सुन लिया था, उसने इस पर विश्वास करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब जब उसे ये टाइटल, ये पदवी दी जा रही थी, तो उसका पूरा वजूद इसके बोझ तले कांप उठा। वो धीरे से वापस कुर्सी पर बैठ गया। उसे लगा जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं बची है। वारिस, मालिक, मैं? उसने एक धीमी टूटी हुई सरगोशी में खुद से पूछा। उसके दिमाग में एक अजीब सा तूफान चल रहा था। एक दिन पहले तक वो सड़क पर एक वक्त की रोटी के लिए मोहताज था। लोग उसे नोबड़ी, सड़क छाप कहकर जलील करते थे। और आज उसे एक साम्राज्य का मालिक, एक विरासत का वारिस कहा जा रहा था। ये सच इतना बड़ा, इतना विशाल था कि उसका अपना छोटा सा वजूद इसके बोझ तले पिसा जा रहा था। उसे अपने आप पर शक होने लगा। क्या मैं इस लायक हूं? क्या मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकता हूं? जिस इंसान को दुनिया ने इतनी आसानी से तोड़ दिया, वो भला एक साम्राज्य कैसे संभालेगा? मिस्टर ओबेरॉय ने उसके इस डर को, उसके इस दशमकश को उसके चेहरे पर साफ साफ पढ़ लिया था। वो जानते थे कि अर्जुन को इस वक्त झूठी हिम्मत की नहीं, बल्कि उसकी पहचान का एक ठोस सबूत की जरूरत है। उन्होंने फाइल में से वही पुराना जन्म प्रमाण पत्र निकाला। इस बार उन्होंने उसे सिर्फ दिखाया नहीं, बल्कि उसे अर्जुन के कांपते हुए हाथों में थमा दिया। ये लो, इसे अब हमेशा अपने पास रखो, उन्होंने एक मजबूत आवाज में कहा। यह सिर्फ एक पुराना पीला कागज नहीं है अर्जुन, ये तुम्हारी असली पहचान है, ये तुम्हारा अस्तित्व है। जब भी तुम्हारे मन में ये शक आए कि तुम कौन हो, जब भी दुनिया तुम्हें ये एहसास दिलाए कि तुम एक नोबड़ी हो, तो इस कागज को निकालकर देख लेना। इस पर तुम्हारा नाम लिखा है अर्जुन शर्मा, और तुम्हारे नाम के आगे तुम्हारी विरासत लिखी है। अर्जुन ने उस कागज को देखा। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन उसने उसे कस के पकड़ लिया, जैसे एक डूबता हुआ इंसान तिनके को पकड़ता है। उसने अपनी नजरें उस कागज से उठाईं, सामने लगी अपने पिता की तस्वीर को देखा और फिर वापस मिस्टर ओबेरॉय को देखा। उसकी आंखों में अभी भी उलझन थी, लेकिन उस उलझन के बीच एक नया साफ सवाल पैदा हो रहा था। एक ऐसा सवाल जो उसकी इस नई पहचान से जुड़ा था। अगर मैं ही असली वारिस हूं, तो फिर विक्रम क्या है? ये सुनकर मिस्टर ओबेरॉय के चेहरे पर एक ठंडी सख्त मुस्कान आ गई। उनकी आंखों में विक्रम के लिए नफरत साफ दिख रही थी। विक्रम, उन्होंने एक तंज भरी आवाज में कहा। विक्रम एक झूठ है, एक धोखा है, एक गैर कानूनी कब्जेदार है जो चोर की तरह किसी और के तख्त पर बैठा है। वो आगे झुके। उनकी आवाज में अब एक ऐलाने जंग था। और अब वक्त आ गया है कि असली वारिस अपनी जगह वापस लेने के लिए लौटे। असली वारिस अपनी जगह वापस लेने के लिए लौटे?
मिस्टर ओबरॉय की ये आखिरी शब्द उस शांत स्टडी रूम में एक ऐलाने जंग की तरह गूंज रहे थे। अर्जुन के हाथ में उसकी नई पहचान का सबूत, उसका जन्म प्रमाण पत्र था। उसका दिमाग अब इस सच को कबूल करने लगा था, लेकिन उसका दिल अभी भी अपने उस खोए हुए अनजान अतीत से जुड़ नहीं पा रहा था। उसने सामने लगी अपने पिता की तस्वीर की तरफ देखा, एक अनजान मुस्कुराता हुआ चेहरा। मैं उन्हें ठीक से जानता भी नहीं, अर्जुन ने एक बहुत ही धीमी, अफसोस भरी आवाज में कहा। मेरी यादें वो इतनी धुंधली हैं कि सपने जैसी लगती हैं। मैं इस लड़ाई को कैसे लड़ सकता हूं जब मैं उस इंसान को ही नहीं जानता जिसके लिए मुझे लड़ना है। मिस्टर ओबरॉय उसके इस दर्द को समझ गए। एक बेटे के लिए इससे बड़ी त्रासदी क्या होगी कि उसे अपने पिता की पहचान भी अनजानों से मिल रही हो। यादें कभी मरती नहीं हैं अर्जुन, उन्होंने नरमी से कहा। वो बस दिमाग के किसी अंधेरे कोने में सही वक्त का इंतजार करती हैं। उन्होंने टेबल पर पड़ी वो पुरानी फैमिली फोटोग्राफ उठाई और अर्जुन के हाथ में दी। इस तस्वीर को देखो, अपनी आंखें बंद करो और उस दिन को, उस पल को याद करने की कोशिश करो। जोर मत डालो, बस उस एहसास को महसूस करो। अर्जुन ने वैसा ही किया। उसने वो तस्वीर अपने हाथों में ली। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। मिस्टर ओबरॉय की आवाज उसके कानों में हल्की हल्की पड़ रही थी। तुम उस बड़े से गार्डन में हो, सूरज की रोशनी है, तुम हंस रहे हो। और फिर जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में अचानक से पर्दे हटा दिए हों, अर्जुन के दिमाग में यादों के चित्र साफ होने लगे। वो 5 साल का है। उसके छोटे छोटे कदम नरम हरी घास पर पड़ रहे हैं। हवा में गुलाब के फूलों की मीठी खुशबू है। उसके सामने एक नीले रंग की तितली उड़ रही है और वो खिलखिलाकर हंसते हुए उसके पीछे भाग रहा है। वो थक जाता है, लेकिन तभी 2 मजबूत हाथ उसे कमर से पकड़कर हवा में उठा लेते हैं। उसे डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है ये हाथ उसके पापा के हैं। उसके पापा उसे अपने कंधों पर बिठा लेते हैं। कितना ऊंचा है सब कुछ यहां से, पूरा गार्डन, पूरा घर, उसे सब दिख रहा है। उसके पापा के बाल उसके छोटे छोटे हाथों में हैं और वो उनकी गुर्राती हुई हंसी को सुन सकता है। सामने से उसकी माँ आ रही हैं। उन्होंने गुलाबी साड़ी पहनी है और उनके हाथों में कांच की चूड़ियां खनक रही हैं। वो उन्हें देखकर हंस रही हैं। उनकी आंखों में इतना प्यार है, इतना सुकून है। ये उसकी दुनिया थी, एक महफूज, खुशियों से भरी सुनहरी दुनिया। लेकिन फिर रंग बदलने लगे। सुनहरी धूप की जगह अब घर के अंदर शाम का अंधेरा है। वो अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटा है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही। उसे बाहर से अपने माँ बाप की धीमी आवाज में बात करने की आवाज आ रही है। वो चुपके से उठता है और दरवाजे की झिर्री से झांकता है। उसकी माँ रो रही हैं। उसके पापा बहुत परेशान हैं और इधर उधर टहल रहे हैं। उसे उनके शब्द साफ नहीं सुनाई दे रहे, लेकिन उसे कुछ लफ्ज जैसे खतरा, रमेश, धोखा सुनाई देते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसे अपनी माँ की आंखों में डर साफ दिख रहा है। उस रात जब उसके पापा उसे सुलाने आते हैं, तो वो उसे नॉर्मल से ज्यादा कस के गले लगाते हैं। हिम्मत मत हारना बेटा, वो उसके कान में कहते हैं। तू शर्मा खानदान का खून है। और फिर वो आखिरी दिन, वो दिन जिसने उसकी सुनहरी दुनिया को हमेशा के लिए राख बना दिया। उसे सुबह याद है, उसके पापा फैक्ट्री जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने अर्जुन से वादा किया था कि वो शाम को उसके लिए एक नई लाल रंग की खिलौने वाली कार लेकर आएंगे। अर्जुन पूरा दिन उस कार का इंतजार करता रहा, लेकिन शाम को उसके पापा नहीं आए। एक फोन कॉल आई और उस फोन कॉल के बाद उसकी मां की एक ऐसी चीख निकली जो उस बड़े से घर की दीवारों से टकराकर उस 5 साल के बच्चे के दिल में हमेशा के लिए कैद हो गई। फिर घर में बहुत सारे लोग आ गए। सबके चेहरों पर अफसोस था। हवा में धुएं की एक अजीब सी गंध थी। लोग बार बार हादसा, आग, एक्सीडेंट जैसे शब्द बोल रहे थे। उसके चाचा रमेश शर्मा भी आए थे। उन्होंने आकर उसकी रोती हुई मां के सर पर हाथ रखा था, उन्हें दिलासा दिया था। लेकिन उस 5 साल के अर्जुन ने उनकी आंखों में कुछ और देखा था। उनकी आंखों में आंसू नहीं, एक अजीब सी छुपी हुई जीत की चमक थी। उसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। वो रात अंधेरे में उसकी मां का कांपते हाथों से बैग पैक करना, उसे ये कहना कि वो लोग एक गेम खेल रहे हैं, एक सीक्रेट ट्रिप पर जा रहे हैं, ट्रेन का वो लंबा डरा हुआ सफर, और आखिर में गाजियाबाद का वो छोटा सा सीलन भरा कमरा। अब उसकी मां हंसती नहीं थी, वो बस चुप रहती थी और अक्सर रातों को रोती थी। और फिर वो आखिर याद, एक रात उसने उसे बिस्तर पर सुलाया। उन्होंने उसके माथे को बहुत देर तक चूमा। उनके गर्म गर्म आंसू उसके गाल पर गिरे।
अपना ख्याल रखना मेरे राजा बेटा, बस यही कहा उन्होंने। जब अर्जुन अगली सुबह उठा तो वो वहां नहीं थी, वो जा चुकी थी, हमेशा के लिए। अर्जुन की आंखें एक झटके से खुली। वो वापस उस स्टडी रूम में था। वो कांप रहा था और उसके गाल आंसुओं से पूरी तरह से भीगे हुए थे। अब कुछ भी धुंधला नहीं था, सब कुछ शीशे की तरह साफ था। वो सपने नहीं थे, वो उसकी अपनी टूटी हुई जिंदगी की हकीकत थी। उसने अपने माता पिता को, अपने परिवार को, अपने बचपन को, हर चीज को दोबारा से जी लिया था और दोबारा से खो दिया था। उसने मिस्टर ओबरॉय की तरफ देखा। उसके अंदर का सारा दर्द, सारा दुख अब एक जलती हुई आग में बदल रहा था। उसने टेबल पर पड़ा जन्म प्रमाण पत्र उठाया। उसका हाथ अब बिल्कुल नहीं कांप रहा था। उसने अपने पिता की तस्वीर को देखा। उसकी आवाज में अब कोई शक, कोई उलझन नहीं थी। उसकी आवाज में एक ठंडा, पथरीला विश्वास था। उन्होंने मेरे पापा को मारा और मेरी माँ, उन्होंने मेरी माँ को भी मुझसे छीन लिया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। अब बस। ये दो शब्द उस कमरे की खामोशी में एक कसम की तरह गूंजे। अर्जुन के अंदर का तूफान अब शांत हो चुका था। उसकी जगह एक ठहराव ने ले ली थी। एक ऐसा ठहराव जो अक्सर बड़ी बड़ी नदियों की गहराइयों में होता है, ऊपर से शांत लेकिन अंदर एक अनजानी ताकत लिए हुए। उसके सारे शक, सारे डर, उसकी अपनी यादों और मिस्टर ओबेरॉय के दिए हुए सबूतों के सामने धुल चुके थे। अब उसके सामने सिर्फ एक सच था, एक खूबसूरत सच कि उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे, और एक बेहद भयानक सच कि उन्हें उनके अपनों ने ही धोखा दिया था। उसने मिस्टर ओबेरॉय की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब बच्चों जैसी उलझन नहीं, बल्कि एक समझदार आदमी के सवाल थे। क्यों? उसने पूछा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उस शांति के नीचे एक ज्वालामुखी दबा हुआ था। उन्होंने ये सब क्यों किया? सिर्फ पैसों के लिए? सिर्फ एक कंपनी के लिए? कोई अपने अपने ही भाई की जान ले सकता है? मिस्टर ओबेरॉय ने गहरी सांस ली। पैसा तो सिर्फ एक हिस्सा था अर्जुन, उन्होंने समझाना शुरू किया। असली लड़ाई पावर की थी, नफरत की थी। तुम्हारे चचा रमेश हमेशा से तुम्हारे पिता की कामयाबी की परछाई में जीते आए थे। राजेंद्र की हर तारीफ रमेश के कानों में एक ताने की तरह बजती थी। राजेंद्र की मौत उसके लिए दुख का नहीं, आजादी का पैगाम था। एक ऐसा मौका जिसका वो सालों से इंतजार कर रहा था। अर्जुन चुपचाप अपने चचा की इस नई, घिनौनी तस्वीर को अपने दिमाग में उतार रहा था। राजेंद्र की मौत के अगले ही दिन रमेश तुम्हारी मां शांति के पास पहुंचा। उसने अफसोस जताने का नाटक किया, लेकिन उसका असली मकसद कुछ और था। उसने तुम्हारी मां से कंपनी के कुछ जरूरी कागजात मांगे, वही कागजात जिनका जिक्र तुम्हारे पिता ने उस खत में किया था। वो कागजात रमेश के खिलाफ सबूत थे। उनमें उसके हर काले कारनामे, हर गैर कानूनी डील का हिसाब था। तुम्हारी मां, जिन्होंने अभी अभी अपना सुहाग खोया था, उन्होंने हिम्मत दिखाई। उन्होंने वो कागजात देने से साफ मना कर दिया। ये सुनकर अर्जुन के दिल में अपनी मां के लिए इज्जत और भी बढ़ गई, और शांति का ये इनकार रमेश के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन गया। रमेश समझ गया कि जब तक शांति जिंदा है और उसके पास वो सबूत हैं, तब तक शर्मा इंडस्ट्रीज का तख्त महफूज नहीं है। उसके बाद उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। उसने तुम्हारी मां को धमकाना शुरू किया। रात बेराते अनजान लोगों के फोन कॉल्स आते थे। घर के बाहर अजीब अजीब लोग मंडराते रहते थे। उन्हें साफ साफ चेतावनी दी जा रही थी, या तो कागजात उनके हवाले कर दो या अपने इकलौते बेटे को खो दो। ये सुनकर अर्जुन की मुट्ठियां कस गईं। तुम्हारी मां के सामने उस वक्त सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वो उन कागजात के दम पर अकेले रमेश जैसे शातिर और खतरनाक इंसान से लड़ती, एक ऐसी लड़ाई जिसमें तुम्हारी जान का खतरा सबसे ज्यादा था, या फिर वो अपने बेटे को इस पूरी गंदगी से, इस खूनी खेल से इतना दूर ले जाए कि कोई उस तक पहुंच ही ना सके। एक मां ने हमेशा की तरह अपने बच्चे को चुना अर्जुन। उन्होंने तुम्हें इसलिए नहीं छुपाया कि वो डरपोक थीं। उन्होंने तुम्हें इसलिए छुपाया ताकि वो तुम्हें बचा सकें। उन्होंने जानबूझकर अपनी पहचान मिटाई, अपना आलीशान घर-बार छोड़ा और तुम्हें एक मामूली और गुमनाम जिंदगी दी ताकि तुम जिंदा रह सको। दे हिड यू टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम फैमिली बिट्रेयल। अर्जुन की आंखों के सामने अपनी मां का वो डरा हुआ खामोश चेहरा आ गया। अब उसे समझ आया कि उस खामोशी के पीछे कितना बड़ा तूफान, कितनी बड़ी कुर्बानी छिपी हुई थी। तो वो जानबूझकर गायब हुई? उसने एक धीमी आवाज में पूछा। हाँ, अर्जुन ने उसके सर पर हाथ फेरा।
ये उनका प्लान था। उन्हें पता था कि अगर वो तुम्हारे साथ रहीं तो रमेश के लोग तुम तक पहुंच ही जाएंगे। इसलिए उन्होंने तुम्हें सबसे महफूज हाथों में सौंपा, करतार सिंह यानी तुम्हारे काका के हाथों में। और फिर उन्होंने रमेश और उसके लोगों का ध्यान तुमसे हटाने के लिए खुद को ही दांव पर लगा दिया। वो गायब हो गईं ताकि उनके दुश्मन तुम्हें, असली वारिस को छोड़कर, उन्हें और उन कागजात को ढूंढने में अपनी सारी ताकत लगा दें। ये एक मां की कुर्बानी थी अर्जुन। उसने खुद को बलि का बकरा बना दिया ताकि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रह सके। ये सुनकर अर्जुन अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसका सारा दर्द, सारा दुख अब एक जलती हुई नफरत में बदल चुका था। अपने चचा के लिए, अपने उस परिवार के लिए जिसने उससे सब कुछ छीन लिया था। अब उसके दिल में अपने लिए अफसोस नहीं था। अब उसके दिल में अपने माँ बाप के लिए गहरा सम्मान और उनके दुश्मनों के लिए बेहद नफरत थी। वो अपनी कुर्सी से उठा। उसके चेहरे पर अब बचपना या उलझन नहीं थी, एक ऐसी आग जो सब कुछ जलाकर राख कर सकती थी। वो कागजात जो मेरी मां के पास थे, और वो संदूक जिसका जिक्र मेरे पिता ने अपने खत में किया था, क्या आप जानते हैं वो सब कहाँ हैं? मिस्टर ओबेरॉय के चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी और फिर गर्व के भाव आए। अर्जुन अब रो नहीं रहा था, वो अब सवाल पूछ रहा था, एक सिपाही की तरह। मैं नहीं जानता अर्जुन, मिस्टर ओबेरॉय ने सच्चाई से कहा। तुम्हारी मां ने अपने आखिरी फोन कॉल में मुझे बस इतना ही कहा था कि उन्होंने सब कुछ एक ऐसी महफूज जगह पर छिपा दिया है जहां सिर्फ उनका बेटा ही पहुंच सकता है। उस संदूक को ढूंढना, उन कागजात को हासिल करना, ये हमारे इस मास्टर प्लान का सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है। अर्जुन ने एक लंबा सांस लिया। तो ये उसकी पहली चुनौती थी, और हम उसे कैसे ढूंढेंगे? उसका रास्ता, मिस्टर ओबेरॉय ने उस खत की तरफ इशारा किया जो अभी भी अर्जुन के हाथ में था। शायद तुम्हारे पिता के इन्हीं शब्दों में कहीं छिपा है। उस संदूक को ढूंढना ये हमारे मास्टर प्लान का सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है। मिस्टर ओबेरॉय के ये शब्द अर्जुन के लिए एक नया मकसद बन गए थे। उसकी जिंदगी, जो अब तक एक टूटी हुई नाव की तरह बिना दिशा के बह रही थी, उसे अब एक मंजिल मिल गई थी। एक ऐसा काम जो उसे उसके पिता की आखिरी इच्छा से जोड़ता था। उसने उस खत को, अपने पिता की उस आखिरी निशानी को, बहुत संभाल कर अपनी जेब में रखा। उसके अंदर अब एक नई, शांत सी ऊर्जा का संचार हो रहा था। डर अभी भी था, लेकिन अब उस डर पर एक मकसद हावी हो चुका था। जब अर्जुन की जिंदगी एक नए, खतरनाक मोड़ पर खड़ी थी, तब उससे बेखबर उसकी पुरानी कोवर्कर साक्षी की जिंदगी का सबसे बुरा दिन शुरू होने वाला था। उस रात बैंक से आई बुरी खबर के बाद साक्षी पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसका कंपेटिटर अंकित मल्होत्रा उसके सपनों को कुचलने के लिए पूरी तरह से तैयार था, और करप्ट सिस्टम उसका साथ दे रहा था। साक्षी ने हार नहीं मानी। अगली सुबह वो एक नई हिम्मत के साथ उठी। उसने फैसला किया कि वो आखिरी दम तक लड़ेगी। उसने दिन भर कम से कम 20 अलग अलग इन्वेस्टर्स को फोन किया, उन्हें अपने स्टार्टअप फिन ईजी का आइडिया समझाया, उनसे मीटिंग के लिए वक्त मांगा। ज्यादातर लोगों ने उसे मना कर दिया, लेकिन एक छोटे इन्वेस्टर ग्रुप ने उसके आइडिया में दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने उसे हफ्ते के आखिर में एक प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया। ये एक छोटी सी उम्मीद की किरण थी, लेकिन साक्षी के लिए इस वक्त यही बहुत थी। उसने सोचा, अगर वो ये प्रेजेंटेशन अच्छे से दे पाई और थोड़ी सी भी फंडिंग हासिल कर ली, तो शायद वो अपनी कंपनी को बचा सकती है। वो पूरे जोश के साथ अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी में लग गई। वो अपने छोटे से घर के स्टडी रूम में बैठी चार्ट्स और डेटा में पूरी तरह से खोई हुई थी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसकी मां का नंबर था। हाँ मां, उसने लैपटॉप से नजरें हटाए बिना कहा। मैं थोड़ा बिजी हूं, बाद में बात करूं? साक्षी, बेटा। उसकी मां की आवाज एक अजीब सी डरी हुई कपकपाहट के साथ आई। वो रो रही थी। बेटा, जल्दी जल्दी सिटी हॉस्पिटल आ जाओ। तुम्हारे पापा बेहोश हो गए हैं। इसके आगे वो कुछ नहीं बोल पाईं। उनकी सिसकियां फोन में गूंजने लगी। पापा? क्या हुआ पापा को? साक्षी के हाथ से पेन छूटकर नीचे गिर गया। उसका दिमाग सुन्न हो गया। पता नहीं, वो अचानक सीने में दर्द। बेटा, तू बस जल्दी आ जा। फोन कट गया। साक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका स्टार्टअप, उसकी प्रेजेंटेशन, उसका सारा प्रोफेशनल स्ट्रेस, सब कुछ एक पल में बेमानी हो गया। उसने ना अपना लैपटॉप बंद किया, ना कागज समेटे। वो जैसे बैठी थी वैसे ही उठी और दीवानों की तरह घर से बाहर भागी। उसने ऑटो पकड़ा और रोते हुए उसे तेजी से हॉस्पिटल चलने को कहा। पूरे रास्ते उसके दिमाग में बस एक ही दुआ चल रही थी, हे भगवान, पापा को कुछ ना हो, प्लीज।
हॉस्पिटल पहुंचकर उसने आईसीयू के बाहर अपनी मां को देखा। वो दीवार से टेक लगाए रो रो कर बुरी हालत में थी। साक्षी उनकी तरफ लपकी। मां, कहाँ है पापा? वो ठीक तो है ना? तभी आईसीयू का दरवाजा खुला और एक सीनियर डॉक्टर बाहर निकले। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। आप मिस्टर जोशी के परिवार से हैं? जी डॉक्टर, मैं उनकी बेटी हूं। मेरे पापा, वो कैसे हैं? डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली। देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, उन्हें एक मैसिव हार्ट अटैक आया है। हमने उन्हें स्टेबिलाइज तो कर दिया है, लेकिन उनकी हालत अभी भी बहुत नाजुक है। उनके हार्ट की 3 मेन आर्टरीज लगभग 90% ब्लॉक हो चुकी हैं। ये सुनकर साक्षी और उसकी मां के होश उड़ गए। तो अब क्या होगा डॉक्टर? उसकी मां ने रोते हुए पूछा। उन्हें बचाने का एक ही तरीका है, डॉक्टर ने साफ साफ कहा। हमें उनकी इमीडिएट ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी करनी होगी। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। साक्षी के दिल को एक पल के लिए ठंडक पड़ी। चलो, इलाज तो है। ठीक है डॉक्टर, आप प्लीज सर्जरी की तैयारी कीजिए। हम तैयारी तो कर देंगे, डॉक्टर के अगले शब्दों ने उस ठंडक को एक पल में मिटा दिया। लेकिन इस सर्जरी का खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। हॉस्पिटल के चार्जेस, ऑपरेशन फीस और बाद की मेडिसिन और देखभाल मिलाकर करीब 7 लाख रुपए का खर्चा आएगा। 7 लाख! ये रकम साक्षी के कानों में एक बम की तरह फटी। और आपको, डॉक्टर ने आगे कहा, कल सुबह 10 बजे तक कम से कम 3 लाख रुपए डिपॉजिट के तौर पर जमा करवाने होंगे। उसके बाद ही हम ऑपरेशन थिएटर बुक कर पाएंगे और सर्जरी की प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे। आई एम सॉरी, बट ये हॉस्पिटल के रूल्स हैं। डॉक्टर ये कह के वहां से चले गए। साक्षी वहीं जमीन पर बैठ गई। 7 लाख? कल सुबह तक 3 लाख? कहां से आएंगे इतने पैसे? उसके स्टार्टअप का अकाउंट मिलाकर भी उसके पास कुल 50-60 हजार रुपए से ज्यादा नहीं थे। घर के सारे गहने पिछले साल ही उसके स्टार्टअप के लिए गिरवी रखे जा चुके थे। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। एक तरफ उसके पिता की जिंदगी दांव पर लगी थी और दूसरी तरफ एक ऐसी रकम खड़ी थी जो उसके लिए एक पहाड़ जैसी थी। उसने अपने कुछ रिश्तेदारों को, दोस्तों को फोन किया। किसी ने फोन नहीं उठाया, किसी ने बेहद छोटी रकम ऑफर करके पल्ला झाड़ लिया। कोई भी इतनी बड़ी रकम से उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। रात हो चुकी थी। साक्षी हॉस्पिटल के ठंडे कॉरिडोर में एक बेंच पर अपनी रोती हुई मां के साथ बैठी थी। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो चुका था। सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। उसने आखिरी उम्मीद के साथ अपना फोन निकाला। उसने सोचा, शायद वो बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकती है, लेकिन वो जानती थी इसमें कम से कम 1 हफ्ता लगेगा और उसके पास सिर्फ अगले सुबह तक का वक्त था। वो निराशा में अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट स्क्रॉल कर रही थी। तभी उसकी उंगली एक नाम पर आकर रुकी। अर्जुन शर्मा, कॉलेज। उसे अर्जुन की याद आई। उसकी वो तेज आंखें, उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। उसके मन में एक पल के लिए ख्याल आया, वो इतना स्मार्ट था, जरूर आज किसी बहुत अच्छी पोस्ट पर, बहुत अच्छी कंपनी में होगा। शायद वो मेरी कुछ मदद कर सके। लेकिन अगले ही पल उसने इस ख्याल को झटक दिया। पागल हूं मैं। उसे कॉलेज से निकले हुए 3 साल हो गए हैं। मेरे पास उसका नया नंबर तक नहीं है और मैं उसे इतने सालों बाद फोन करके इतनी बड़ी मदद कैसे मांग सकती हूं? नहीं, ये गलत है। उसने फोन बंद कर दिया। उसके चेहरे पर पूरी तरह से हार और बेबसी के भाव थे। उसके पिता अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे और वो बाहर इस दुनिया के बनाए हुए पैसे के नियमों के आगे खुद को हारा हुआ महसूस कर रही थी। सुबह के 9 बज रहे थे। अर्जुन उस अनजान लेकिन महफूज घर के स्टडी रूम में बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। रात भर उसके दिमाग में उसके पिता की कहानी और उसकी मां की कुर्बानी की फिल्म चलती रही थी। अब उसके अंदर दुख से ज्यादा गुस्सा था, एक ऐसी आग जो इंसाफ मांग रही थी। वो मिस्टर ओबेरॉय का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, अब आगे क्या? दरवाजे पर हुई दस्तक ने उसके ख्यालों को तोड़ा। मिस्टर ओबेरॉय थे। आज उनके चेहरे पर कल वाली नरमी नहीं, बल्कि एक जनरल जैसी गंभीरता थी। उनके हाथ में वही भारी सा ब्रीफकेस था। तैयार हो अर्जुन? मिस्टर ओबेरॉय ने अंदर आते हुए पूछा। मैं कब से तैयार हूं। अर्जुन की आवाज में एक नई सख्त सी खनखनाहट थी। बताइए, हमारा अगला कदम क्या है? उस डायरी और संदूक को हम कैसे ढूंढेंगे? मिस्टर ओबेरॉय ने अपना ब्रीफकेस टेबल पर रखा। सबर अर्जुन, सबर, उन्होंने कहा। उस संदूक तक पहुंचना हमारा सबसे जरूरी मकसद है, लेकिन उस मकसद तक पहुंचने के लिए पहले तुम्हें अपने हथियारों को पहचानना होगा। ये कोई गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं है, ये एक शतरंज की बाजी है और एक जंग जीतने के लिए सिर्फ जोश से नहीं, होश और सबूत से काम लेना पड़ता है। ये कहकर उन्होंने अपना ब्रीफकेस खोला और उसके अंदर से वही पुरानी फाइल निकाली।
लेकिन इस बार उन्होंने उसे एक कहानी की तरह नहीं बल्कि एक कमांडर की तरह एक एक कागज को टेबल पर रखना शुरू किया। यह है तुम्हारा पहला और सबसे बड़ा हथियार। उन्होंने वही जन्म प्रमाण पत्र अर्जुन के सामने रखा। यह तुम्हारा अस्तित्व है, तुम्हारी पहचान है। कानून की नजर में यह एक कागज का टुकड़ा साबित करता है कि तुम राजेंद्र शर्मा के इकलौते बेटे और उनके वारिस हो। यह हमारा ब्रह्मास्त्र है अर्जुन, जिसे हम तब इस्तेमाल करेंगे जब दुश्मन को एक ही वार में धूल चटानी होगी। अर्जुन ने उस कागज को देखा। कल तक जो उसे एक झूठ लग रहा था, आज वो उसे एक ताकतवर हथियार नजर आ रहा था। यह है तुम्हारे दूसरे हथियार। मिस्टर ओबेरॉय ने प्रॉपर्टी के कागजात और शेयर सर्टिफिकेट्स का ढेर टेबल पर फैला दिया। ये कागजात साबित करते हैं कि शर्मा एस्टेट, जहां विक्रम और उसका बाप ऐश कर रहे हैं, वो तुम्हारा है। ये शेयर सर्टिफिकेट साबित करते हैं कि शर्मा इंडस्ट्रीज, जिसकी कुर्सी पर विक्रम घमंड से बैठता है, वो कुर्सी भी तुम्हारी है। रमेश ने कंपनी पर जबरदस्ती कब्जा किया है, लेकिन कानून की किताब में मालिक आज भी तुम हो। इनके दम पर हम उन्हें कोर्ट में घसीट सकते हैं और उन्हें उनकी असली जगह यानी सड़क पर ला सकते हैं। अर्जुन हर कागज को ऐसे देख रहा था जैसे कोई सिपाही अपने शस्त्र को देखता है। उसका दिमाग अब इस नई जंग के लिए तैयार हो रहा था। और ये मिस्टर ओबेरॉय ने आखिर में वही पुरानी फैमिली फोटोग्राफ टेबल पर रखी। इसका क्या काम मिस्टर ओबेरॉय? अर्जुन ने पूछा। ये तो बस एक तस्वीर है। नहीं अर्जुन, उन्होंने समझाया, ये कानूनी सबूत नहीं है, ये एक जज्बाती हथियार है। जब वक्त आएगा तब यही एक तस्वीर पूरी दुनिया को, मीडिया को और बोर्ड मेंबर्स को यह बताएगी कि रमेश शर्मा ने सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक हंसता खेलता खुशहाल परिवार बर्बाद किया है। कभी कभी कानून से ज्यादा ताकतवर लोगों की हमदर्दी होती है बेटा, पब्लिक सिंपैथी। यह भी एक बहुत बड़ी ताकत है। अर्जुन अब समझ रहा था, ये लड़ाई सिर्फ गुस्से और ताकत से नहीं बल्कि दिमाग और स्ट्रैटेजी से लड़ी जाएगी। तभी मिस्टर ओबेरॉय ने ट्रस्ट के कागजात में से एक क्लॉज की तरफ इशारा किया। और अब आते हैं हमारे इस जंग के खर्च पर। तुम्हारे पिता ने इस ट्रस्ट में एक बहुत ही खास शर्त रखी थी। उन्होंने पढ़कर सुनाया। ट्रस्ट के कुल फंड का 1% हिस्सा हर साल सोशल वेलफेयर एंड चैरिटी यानी समाज सेवा के कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका फैसला ट्रस्टी यानी मैं अपने विवेक अनुसार ले सकता हूं। अर्जुन उलझ गया। चैरिटी? इसका क्या मतलब? मिस्टर ओबेरॉय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। इसका मतलब यह है अर्जुन कि तुम्हारे पिता ने हमारे लिए एक चोर दरवाजा खुला छोड़ा था। इसका मतलब है कि हमें यह लड़ाई सड़क पर रहकर भूखे पेट लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं इस ट्रस्ट का ट्रस्टी होने के नाते इस फंड से तुम्हारी जरूरतों के लिए और हमारे इस मिशन में आने वाले खर्चों के लिए कानूनी तौर पर पैसा निकाल सकता हूं। हमारे पास लड़ने के लिए संसाधन हैं अर्जुन। यह सुनना अर्जुन के लिए बहुत बड़ी राहत थी। वो अब लाचार नहीं था। उसके पास पहचान थी, सबूत थे और अब उसके पास उन्हें इस्तेमाल करने की ताकत भी थी। वो अपने सामने टेबल पर फैले अपने विरासत के उन सबूतों को देख रहा था और उसके अंदर एक नया विश्वास पैदा हो रहा था। तभी अचानक मिस्टर ओबेरॉय की जेब में रखा एक छोटा सा फोन वाइब्रेट हुआ। वो एक अलग प्राइवेट नंबर था। उन्होंने फोन उठाया। उनका चेहरा एकदम शांत था। हाँ बोलो, उन्होंने कहा। दूसरी तरफ से उनका कोई आदमी कुछ खबर दे रहा था। जैसे जैसे मिस्टर ओबेरॉय सुनते गए, उनके चेहरे की शांति एक अजीब सी ठंडी सी गंभीरता में बदल गई। उनके माथे पर शिकन आ गई। ठीक है, नजर रखो, उन्होंने बस इतना कहकर फोन काट दिया। क्या हुआ मिस्टर ओबेरॉय, सब ठीक है? अर्जुन ने उनके बदले हुए भाव को देखकर पूछा। मिस्टर ओबेरॉय ने एक लंबा सांस लिया। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा। उनकी आवाज अब बहुत ही धीमी और जरूरी थी। खबर आ गई है अर्जुन। कैसी खबर? विक्रम को पता चल गया है कि मैं तुमसे मिल चुका हूं। अर्जुन के होश उड़ गए। क्या? लेकिन कैसे? कैसे ये सोचना अब जरूरी नहीं है, मिस्टर ओबेरॉय ने तेजी से सारे कागजात वापस ब्रीफकेस में रखते हुए कहा। जरूरी ये है कि अब वो सांप अपने बिल से बाहर निकल आया है और अब वो चुप नहीं बैठेगा। वो हम पर वार करने की पूरी कोशिश करेगा। खतरा अब 10 गुना बढ़ गया है। हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है अर्जुन। हमें अपना अगला कदम अभी इसी वक्त उठाना होगा। विक्रम को पता चल गया है कि मैं तुमसे मिल चुका हूं। मिस्टर ओबेरॉय के ये शब्द सुनकर अर्जुन को लगा जैसे उस महफूज कमरे की दीवारों में भी दरारें पड़ गई हों। जो सुकून, जो सुरक्षा उसे कुछ पल पहले महसूस हुई थी, वो एक पल में कांच की तरह टूट गई। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। पता चल गया? उसने घबराई हुई आवाज में पूछा। लेकिन कैसे? क्या क्या
यहां आ जाएगा? क्या उसे इस जगह के बारे में पता है? नहीं, मिस्टर ओबेरॉय ने उसके डर को शांत करते हुए कहा। इस जगह को ढूंढना उसके लिए लगभग नामुमकिन है। इसके बारे में तुम्हारे पिता, तुम्हारी मां और मेरे अलावा आज तक कोई नहीं जानता था, और अब तुम जानते हो। उन्होंने एक पल के लिए रुका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम महफूज हैं। इसका मतलब है कि अब हम बाहर महफूज नहीं हैं। विक्रम अब एक जख्मी सांप की तरह है। उसे पता चल गया है कि माजी का एक राज जिंदा हो गया है। वो अब जरूर अपने सारे लोगों को, अपनी सारी ताकत को हमारे पीछे लगा देगा। अर्जुन को एहसास हुआ, शतरंज की बाजी अब शुरू हो चुकी थी, और उनका पहला कदम उठाने से पहले ही दुश्मन ने अपनी चाल चल दी थी। विक्रम शर्मा के आलीशान ऑफिस में उसके इन्वेस्टिगेटर मुकेश का फोन स्पीकर पर था। सर, टारगेट यानी ओबेरॉय अभी अभी अपने क्लब से निकला है। लड़का अर्जुन उसके साथ ही है। वो एक काली सेडान में है। नंबर है DL3C। पीछा मत करना बेवकूफ, विक्रम ने फोन पर चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। ओबेरॉय एक बहुत ही शातिर और पुराना खिलाड़ी है। उसे 1 सेकंड में भनक लग जाएगी कि कोई उसके पीछे है, और अगर उसे शक हो गया तो वो उस लड़के को लेकर कहीं ऐसी जगह गायब हो जाएगा कि हम उसे कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। तो फिर क्या करना है सर? दिमाग से काम लो। गाड़ी का नंबर और मॉडल नोट करो, और शहर के हर टोल बूथ, हर मेन ट्रैफिक सिग्नल के CCTV कंट्रोल रूम में अपने आदमियों को अलर्ट कर दो। मुझे उस गाड़ी का पूरा रूट चाहिए। मुझे पता लगाना है कि वो बुढ़ा उस सड़क छाप को आखिर कहां ले जा रहा है। गो। विक्रम ने फोन काट दिया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। ओबेरॉय का लौटना उसके लिए एक बहुत बुरा संकेत था। उधर उस महफूज घर में अर्जुन और मिस्टर ओबेरॉय के चेहरों पर भी वही बेचैनी थी। हमें जल्द से जल्द उस संदूक को ढूंढना होगा अर्जुन, मिस्टर ओबेरॉय ने कहा। अब हमारे पास वक्त बहुत कम है। उसके अंदर बंद तुम्हारे पिता के सबूत और उनकी डायरी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर गलती से भी वो विक्रम के हाथ लग गए तो ये सारा खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कैसे अर्जुन? अर्जुन ने पूछा। खत में लिखा है, वो जगह जहां हम अपनी हर सालगिरह पर जाते थे। मुझे ऐसी कोई जगह याद नहीं। मिस्टर ओबेरॉय भी गहरी सोच में डूब गए। राजेंद्र बहुत ही प्राइवेट किस्म के इंसान थे। वो अपनी पर्सनल जिंदगी के बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे। उनकी सालगिरह, उनकी शादी की तारीख नवंबर में आती थी, लेकिन वो कहाँ जाते थे इसका जिक्र उन्होंने मुझसे कभी नहीं किया। दोनों एक पल के लिए खामोश हो गए। एक ऐसा राज जिसका जवाब सिर्फ 2 ही लोग जानते थे, और वो दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं थे। तभी अर्जुन के दिमाग में एक ख्याल आया। ये पहली बार था कि वो एक वारिस की तरह सोच रहा था, एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह। सालगिरह, एनिवर्सरी, लोग ऐसी खास तारीखों पर क्या करते हैं? कहीं घूमने जाते हैं, कुछ निशानी छोड़ते हैं। शायद शर्मा एस्टेट में मेरे पापा के कमरे में कोई पुरानी फोटो एल्बम हो, या कोई पुराना कैलेंडर जिस पर उन्होंने कोई खास निशान लगाया हो। कोई तो सुराग होगा वहां। ये सुनकर मिस्टर ओबेरॉय की आंखों में एक चमक आ गई। उन्हें गर्व महसूस हुआ। अर्जुन का दिमाग अब काम करने लगा था। एक्सेलेंट थिंकिंग अर्जुन, बहुत अच्छा सोचा। हाँ, इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि वहां कोई ना कोई सुराग जरूर होगा। लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर चिंता आ गई। पर एक बहुत बड़ी समस्या है। अब जबकि विक्रम को पता चल गया है तो शर्मा एस्टेट में घुसना मतलब सीधा मौत को दावत देना है। उसने वहां की सिक्योरिटी अब तक डबल या ट्रिपल कर दी होगी। वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। एक नया और खतरनाक संकट उनके सामने खड़ा था। उन्हें जिस जगह जाना था वो उनके दुश्मन का सबसे मजबूत किला था। दिल्ली के एक अंधेरे हाईटेक सर्वेलेंस रूम में मुकेश और उसकी टीम दर्जनों स्क्रीन्स पर नजर गड़ाए हुए थे। हर स्क्रीन पर दिल्ली की अलग अलग सड़कों का CCTV फुटेज चल रहा था। वो लोग पिछले 2 घंटे से मिस्टर ओबेरॉय की काली सेडान को ढूंढ रहे थे। सर, साउथ दिल्ली का रिंग रोड फुटेज चेक करो, 11 बजे के आसपास का। अचानक एक स्क्रीन पर उस आदमी को वो गाड़ी दिखी। सर, मिल गई। गाड़ी वसंत कुंज की तरफ जाते हुए दिखी है। मुकेश तेजी से उस स्क्रीन की तरफ लपका। गुड, अब वसंत कुंज के अंदर जाने वाले सारे रास्तों का फुटेज स्कैन करो, फास्ट। 5 मिनट की तेजी से की गई स्कैनिंग के बाद उन्हें गाड़ी एक बार फिर दिखी। वो वसंत कुंज के D ब्लॉक की एक शांत रेजिडेंशियल गली में एंटर हो रही थी। अब इस गली से बाहर निकलने वाले सारे रास्तों का फुटेज चेक करो, अगले 1 घंटे तक का। 10 मिनट बाद उसके आदमी ने बोला, सर, अजीब बात है, गाड़ी इस गली में एंटर तो हुई है,
लेकिन उसके बाद किसी भी एग्जिट कैमरा पर वो बाहर निकलते हुए नहीं दिखी। मुकेश के चेहरे पर एक जीत वाली मुस्कान आ गई। इसका मतलब उनका आशियाना इसी गली में है। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और विक्रम का नंबर डायल किया। सर, विक्रम सर, मिल गया। मुझे लगता है मुझे उनका ठिकाना मिल गया है। गाड़ी डी ब्लॉक वसंत कुंज में एंटर हुई थी और उसके बाद बाहर नहीं निकली। वहां जरूर उनका कोई गुप्त ठिकाना है। फोन की दूसरी लाइन पर एक पल के लिए खामोशी रही। फिर विक्रम की एक ठंडी साफ आवाज आई, एक ऐसी आवाज जिसमें शिकार मिलने की खुशी थी। गुड वर्क मुकेश, बहुत अच्छा काम किया। सर, क्या करना है? अभी रेड करें? नहीं, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज अब और भी खतरनाक हो गई थी। अभी वहां कोई हरकत मत करना। बस दूर से चुपचाप उस पूरी गली पर नजर रखो। मुझे पता लगाओ कि वो किस घर में है। उसने एक पल के लिए रुका और फिर कहा, मैं खुद आ रहा हूं। अपने पुराने मेहमानों से जरा मुलाकात तो कर लूं। मैं खुद आ रहा हूं। अपने पुराने मेहमानों से जरा मुलाकात तो कर लूं। विक्रम के ये आखिरी शब्द उसके इन्वेस्टिगेटर मुकेश के लिए एक ऑर्डर थे, लेकिन अर्जुन और मिस्टर ओबेरॉय, जो इससे पूरी तरह अनजान थे, उनके लिए ये मौत का फरमान था जो उनके दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। उस महफूज घर के अंदर माहौल एकदम से बदल गया था। अब वो जगह एक स्ट्रेटेजिक ब्रीफिंग रूम नहीं, बल्कि एक ऐसा किला लग रहा था जिसे दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया हो। अर्जुन, जिसके अंदर अभी अभी एक नई हिम्मत पैदा हुई थी, उसके चेहरे पर फिर से वही पुरानी घबराहट लौट आई। विक्रम को पता चल गया? लेकिन कैसे? मिस्टर ओबेरॉय, अब वो क्या करेगा? क्या वो यहां आ जाएगा? मिस्टर ओबेरॉय का चेहरा पत्थर जैसा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी तेजी थी। वो एक शेषनाग की तरह थे जो हमले से पहले अपने दुश्मन की हर हरकत को महसूस कर लेता है। इस घर तक पहुंचना उसके लिए आसान नहीं है, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी आवाज में पहले जैसा विश्वास नहीं था। लेकिन हम अब कोई रिस्क नहीं ले सकते। हमें यहां से निकलना होगा, जल्द से जल्द। वो अभी आगे की रणनीति बना ही रहे थे कि मिस्टर ओबेरॉय अचानक से चुप हो गए। उनके तजुर्बेकार कानों ने कुछ ऐसा सुना जो अर्जुन को सुनाई नहीं दिया था। एक बहुत ही हल्की लेकिन अननेचुरल सी आवाज, एक साथ कई गाड़ियों के आकर रुकने की आवाज। लाइट्स बंद कर दो अर्जुन। और कोई आवाज नहीं, उन्होंने एक सरगोशी में कहा। अर्जुन ने कांपते हाथों से स्विच ऑफ किया। कमरे में अंधेरा छा गया। मिस्टर ओबेरॉय एक शेर की तरह दबे पांव उस कमरे की खिड़की तक पहुंचे जिससे बाहर की गली दिखती थी। खिड़की पर मोटे पर्दे लगे हुए थे। उन्होंने पर्दे में से एक बहुत ही छोटा सा सुराख बनाया और बाहर झांका। जो उन्होंने देखा उससे उनके माथे पर शिकन आ गई। अर्जुन भी हिम्मत करके उनके पास आया और उस सुराख से बाहर झांका। बाहर उस शांत सी अंधेरी गली में दो बड़ी बड़ी काले रंग की एसयूवीज आकर रुकी थीं। उन्होंने गली के दोनों किनारों को ब्लॉक कर दिया था। उन गाड़ियों से काले सूट पहने हुए हट्टे कट्टे आदमी उतरे थे। वो प्रोफेशनल गुंडे लग रहे थे। उन्होंने गली में आने जाने वाले हर रास्ते पर अपनी पोजीशन ले ली थी। उन्होंने अभी तक घर की तरफ आने की कोशिश नहीं की थी। वो बस एक जाल बुन रहे थे, एक ऐसा जाल जिससे उनका शिकार भाग न सके। और फिर तीसरी गाड़ी आई। वो विक्रम की लाल रंग की स्पोर्ट्स कार थी। वो थोड़ी दूर आकर रुकी। विक्रम उसमें से उतरा। उसके चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान थी। वो ऐसे चल रहा था जैसे कोई राजा अपनी जीती हुई सल्तनत को देखने आया हो। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था, शायद अपने ही गुंडों को डायरेक्शन दे रहा था। अर्जुन उसे खिड़की के पर्दे के पीछे से देख रहा था। ये वही विक्रम था जिसने उसे जलील किया था, लेकिन आज उसकी आंखों में सिर्फ घमंड नहीं, एक ठंडी कातिलाना चमक थी। अर्जुन समझ गया, ये एक डेडली प्लॉट था। विक्रम यहां उसे जलील करने नहीं आया था, वो यहां इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म करने आया था। ये हमें डरा रहा है, मिस्टर ओबेरॉय ने धीमी आवाज में कहा। ये हमारे भागने के सारे रास्ते बंद कर चुका है। ये अब एक साइकोलॉजिकल गेम खेलेगा। और अगले ही पल मिस्टर ओबेरॉय की बात सच साबित हुई। घर के कोने में रखा एक पुराना लैंडलाइन फोन अचानक से बजा उठा। उसकी घंटी उस खामोश कमरे में किसी सायरन की तरह गूंज रही थी। अर्जुन उस फोन को घूरने लगा। मिस्टर ओबेरॉय ने कहा, यह फोन एक अनट्रेसेबल सिक्योर लाइन है। इसे इंस्टॉल करवाने के बाद इसका नंबर सिर्फ एक ही इंसान को दिया गया था, राजेंद्र शर्मा को।
और उनके बाद ये नंबर उनकी विरासत के साथ रमेश शर्मा के पास चला गया। उठाओ, स्पीकर पर डालो। अर्जुन ने कांपते हाथों से फोन उठाया और स्पीकर ऑन कर दिया। दूसरी तरफ से विक्रम की चिकनी जहर में डूबी हुई आवाज आई, गुड इवनिंग ओबेरॉय चाचा, और हेलो।